हेलो माय डियर ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे कि हमेशा ही रहते हैं, है कि नहीं। और अब एग्जाम पास में आ गए तो तैयारी में भी लग गए होंगे। नहीं लगे हैं तो लग जाइए, वरना कान खींचने पड़ जाएंगे। और वन शॉट वीडियोस हमने आपको दे दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, पर क्योंकि हम भूल जाते हैं इसलिए हमारी टीम पूरी कॉन्सेप्ट मैपिंग भी लेकर आई है, जिसमें आपको कम टाइम में सब कुछ मिल जाए, सब कुछ पता चल जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या था, है ना। तो इसमें पूरा एक्सप्लेनेटरी नहीं रहता, पर इतना रहता है कि आपको यह समझ में आ जाए कि हाँ यार, इसके अंदर ये चीजें थी, तो आपको रिकॉल करने में आसानी होगी, है ना। तो आज निको भैया जो लेकर आए हैं वो है 4 फीचर ऑफ शेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर का आता है, कई बार उससे ज्यादा का भी आता है। सैंपल पेपर में भी हमने देखा कि ये एनालिटिकल क्वेश्चंस में भी आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी ही चाहिए। अब इसके अंदर होता क्या है भैया, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं शेयर 4 फीचर की एंट्री, शेयर रीइश्यू की एंट्री, कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए कभी कभी फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो ये 4 ही पॉइंट्स हैं जो आपको 6 नंबर दिला सकती हैं, 8 नंबर दिला सकती हैं, जितने का भी आएगा। बहुत ही हलवा चीज है, बस छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान देनी पड़ती हैं। तो देखिए 4 फीचर होता कब है, जब हमारा कोई शेयर होल्डर जो है वो फेल हो जाए पेमेंट करने से। तो अब हम क्या करें भाई, हम तो गुजारिश कर सकते हैं, भैया दे दो पैसे, दे दो। नहीं देंगे तो हम उनके शेयर फोरफिट करके उसको री इशू करते हैं। जब हम किसी के शेयर फोरफिट करते हैं तो हमें पता है एप्लीकेशन स्टेज पे तो सबसे पहले उसने पैसे दिए ही होंगे, तो वो पैसे हमें मिल गए। देन उसके बाद हो सकता है वो अलॉटमेंट से फेल हो जाए, हो सकता है वो कॉल्स में फेल हो जाए। तो ठीक है भैया, जहां पे भी वो फेल हो गया उतने पैसे हमें नहीं मिले, तो अब हम जब शेयर ले लेते हैं उससे, तो हमारे पास राइट है कि हम दोबारा फुल वैल्यू पे भी इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा पर भी इशू कर सकते हैं, या कुछ कम पर भी इशू कर सकते हैं। तो री इशू 3 केसेस में हो सकता है, मतलब 3 टाइप से हो सकता है। दहन जाहिर सी बात है भाई, कुछ पैसे उसने हमें दे दिए थे, कुछ हमने रीइश्यू करके लिए, तो हो सकता है कि कुछ फायदा हो गया हो, तो वो फायदा जो है वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, वही हमें यहां पर निकालना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया शेयर 4 फीचर के बारे में कुछ समझाओ तो सही। मैंने कहा ओके, समझा देते हैं। तो देखिए, इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल विद द स्पेसिफाइड पीरियड, द डायरेक्टर्स मे कैंसिल हिज शेयर। दिस इज कॉल्ड 4 फीचर ऑफ शेयर्स। तो डायरेक्टर उसके शेयर को कैंसिल कर देते हैं, उसी को हम 4 फीचर ऑफ शेयर कहते हैं, यानी कि उनके शेयर्स अपनी जेब में रख लो। देन the shares can be forfeit only if article of association of the company allow them to be forfeited। ये तभी हो सकता है जब आर्टिकल आपसे कहेगा, अदरवाइज तो आप कर ही नहीं सकते। वहीं पे पावर डिसाइड होती है। इफ नो रूल्स आर गिवन इन आर्टिकल्स द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल आई ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग फोर फीचर विल अप्लाई। ठीक है, चलो ये हम समझ गए। अब इसके अंदर एंट्रीज की बारी है। तो देखिए, एंट्रीज ऑन 4 फीचर ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहला केस ये होगा कि सिंपल सी बात है, जब भी आप शेयर इशू करते थे, आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके शेयर कैपिटल आपका खड़ा हो जाता था लायबिलिटी साइड पे। अब आप उससे शेयर खींच रहे हैं, तो उतना शेयर कैपिटल आपका गया, यानी शेयर कैपिटल कहां होगा, डेबिट साइड। अब इसके अंदर 2 केस आते हैं कि भैया जो शेयर आपने इशू किया है, चलो ये रहने देते, जो शेयर आपने इशू किया है वो प्रीमियम पे किया हो सकता है या पार पे किया हो सकता है। अगर पार पे किया होगा तो क्या होगा, तो 4 फीचर ऑफ शेयर विच शेयर इशूड एट पार। तो ऐसे केस में शेयर कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा। फिर मैक्सिमम या तो फर्स्ट कॉल पे फेल हो सकता है, तो भैया जो फेल हुआ फर्स्ट कॉल, अगर फाइनल कॉल पे सेकंड एंड फाइनल कॉल उस पे फेल हुआ, तो या तो फिर वो शेयर अलॉटमेंट पे भी यहां फेल हो सकता है। तो यहां 2 शेयर अलॉटमेंट भी आता है, यानी कि मैक्सिमम अगर फेल होगा तो इन्हीं 3 में होगा, है ना, और तो कहीं पर क्या ही होगा। तो इन तीनों में से कोई भी नाम यहां पर आ सकता है। तो पहले आपको वो लिखने हैं अनपेड अमाउंट। यहां पर आपका क्या आएगा, जो अनपे हुआ, जो हमें शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, वो इसमें आएगा। और जो पैसे उसने पे कर दिए वो आता है शेयर 4 फीचर में, यानी यहां कंपनी को पैसे रिसीव होते हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन सा अमाउंट आएगा, रिसीव वाला अमाउंट आएगा, जो कंपनी को रिसीव हुआ। ठीक है, तो यह हमारी एंट्री हो जाती है। फोरफिटेड ऑफ शेयर्स ऑफ एम, या कोई भी नाम हो गया, जिनका भी नाम है, तो नरेशन हो जाएगा हमारे पास। तो आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, क्योंकि जो भी शेयर कैपिटल आपने बढ़ाई थी वो सारी हटेगी। तो शेयर कैपिटल अब आपकी डाउन हो रही है, लायबिलिटी डाउन हो रही है, डेबिट साइड जाएगी। फिर 2, जो अनपेड है वो, और जो पेड है वो शेयर 4 फीचर में आ जाएगा। इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब यहां पर कई बार कॉल्ड अप वर्ड लिखा होता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कॉल्ड अप क्या होता है, कॉल्ड अप का मतलब होता है कि कंपनी ने कितने मांगे। अगर कंपनी ने कहा 7 रुपए, तो भैया 7 से सवाल शुरू होगा। कुछ नहीं कहा तो जो उसकी फेस वैल्यू होगी उससे शुरू होगा। कंपनी ने कहा 8 रुपए कॉल्ड अप, तो भैया 8 रुपए से शुरू होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर उन्होंने कहा कि फाइनल कॉल हुई ही नहीं, तो उस पर वो फेल नहीं होगा, तो फाइनल कॉल आएगी ही नहीं।
ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको लैंग्वेज से समझ में आ जाएंगी। फिर अगर भैया कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला होल्डर फेल हो गया, तो यानी किसी ने हमारे शेयर्स लिए थे सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले और वो फेल हो गया, तो कोई बात नहीं। अगर वो फेल हो जाता है तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऐसे में आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा। ऐसे में जो आपका रिजर्व है वो भी तो हटाओगे आप, तो वो भी डाउन हो जाएगा। बाकी नीचे का काम सेम है कि जहां पर मान लिया अलॉटमेंट से फेल हो, तो अलॉटमेंट से अगर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो यहां से, यानी जो भी अनपेड है वो आएगा। अब ध्यान क्या रखना होता है कि लेट सपोज अगर वो इस क्वेश्चन में इस पॉइंट में अगर वो किसी चीज पर फेल हुआ, ठीक है, फेल वो हुआ, मगर उस स्टेज पे प्रीमियम नहीं था, जैसे अलॉटमेंट में प्रीमियम था, वो अलॉटमेंट पे पैसे दे दिए, फर्स्ट कॉल पे फेल हो गया, तो प्रीमियम आएगा क्या? नहीं आएगा। प्रीमियम तभी आएगा जब वो उस स्टेज पे फेल हुआ है जिस स्टेज पे प्रीमियम था, और जितने का प्रीमियम था उतना ही रुपया यहां पर डेबिट में जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए अलॉटमेंट में 5 रुपए थे, ठीक है, अलॉटमेंट में 5 रुपए थे, जिसमें से 3 तो नॉर्मल थे, 2 आपके प्रीमियम थे। फिर आपके पास कॉल है, कॉल में आपके पास 2 रुपए था, एक ये, एक तो नॉर्मल है, एक प्रीमियम है। अगर वो कॉल पे फेल हुआ तो यहां पर प्रीमियम में सिर्फ 1 रुपए आएगा। अगर वो इन दोनों पे फेल हुआ तो प्रीमियम में 3 रुपए आएगा। अगर वो यहां पे बातें नहीं बनी, सिर्फ यहां आया, तो 2 रुपए फेल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां पे प्रीमियम का वो अमाउंट आएगा जिस पर वो फेल हुआ है। फिर ऐसे केस में अगर अलॉटमेंट पे फेल हुआ तो यहां पे अब हम 3 रुपए नहीं लेंगे। ठीक है, अगर हम इस केस में होते और कोई अगर मान लीजिए अलॉटमेंट में प्रीमियम होता लेकिन वो फेल नहीं हुआ होता, तो मैं यहां पे 3 ही रुपए लेता। अगर 5 रुपए हैं जिसमें से 3 नॉर्मल है, 2 का प्रीमियम है, पर प्रीमियम पे वो फेल ही नहीं हुआ, तो प्रीमियम ऊपर नहीं है तो नीचे भी नहीं आएगा, तो यहां पे 3 रुपए से एंट्री होती है। मगर क्योंकि यहां पर वो प्रीमियम से फेल हो गया, तो अब अलॉटमेंट में 3 रुपए से नहीं 5 रुपए से एंट्री होगी। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा। बाकी वही है कि अनपेड इधर और शेयर फॉरफीचर आपका जो रिसीव हुआ है वो इधर। ये अनपेड ना बोल के हम इसको नॉट रिसीव्ड बोल देते हैं, है ना। अनपेड ऐसा लग रहा है कि हम पे कर रहे हैं, तो इसको नॉट रिसीव्ड बोल देते हैं भैया जी, कंफ्यूजन ना हो। तो जो नॉट रिसीव्ड हुआ वो यहां पर, ठीक है, यहां से भी अनपेड वर्ड हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोल दिया भैया हमने अनरिसीव्ड। मैंने कहा ओके, बोल दिया तो अच्छी बात है। ठीक है, अब क्या होगा भैया जी, ये एंट्री हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है मुझे यहां पर कुछ पैसा मिल गया एक्स्ट्रा, क्योंकि अब जब मैं शेयर इश्यू करूंगा तो कितने पे भी कर सकता हूं, है ना। तो अब क्या होगा भैया जी, यहां पे होगा री इश्यू। तो री इश्यू करने का पहला तरीका तो यह है कि पार पर, ये वाली जो सिचुएशन है वो पार की सिचुएशन है। पार की सिचुएशन क्या होती है भैया कि भैया 10 का था, मैंने 10 में ही इश्यू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसा हो सकता है कि आप शेयर इशू करें लेकिन कम पर करें, यानी कि अगर 10 का था, ठीक है, आपको 9 ही मिले, आपने कहा 1 रुपए छोड़ो, तो ये याद रखना पड़ता है कि भैया इसमें जो शेयर फॉरफीचर डेबिट हो रहा है, इसमें जो शेयर फॉरफीचर डेबिट हो रहा है ये अनरिसीव्ड वाला है, या नॉट रिसीव्ड बोलेंगे, अनरिसीव्ड अजीब लगेगा, इंग्लिश में भी सही नहीं है, नॉट रिसीव्ड। ठीक है, और डेबिट वाला कौन सा है, ये जो बैंक है, ये वो वाला पैसा है जो आपको रीइश्यू करने के बाद रिसीव हो गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर कई बार ऐसा भी तो हो सकता है भैया कि 10 की जगह हम 12 में इशू करें, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारी कंपनी का खूब नाम है, हम तो चाहेंगे ही कि आपकी कंपनी हो तो इसका खूब ही नाम हो। तो फिर यहां पर क्या होगा, शेयर कैपिटल 10 में ये 2 रुपए प्रीमियम लेट सपोज, तो यहां पर आपका 12 आ जाएगा। तो ये हमारी रीइश्यू की कंडीशन है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। तो ये हमारी क्या हो गई, री इशू की कंडीशंस हो गई। हमने कहा ओके डन, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या होगा कि यहां पर एक फॉरफीचर है जो पैसा रिसीव नहीं हुआ, एक यहां पे फॉरफीचर है जो पैसा रिसीव हो गया, तो हमारे को जाना पड़ता है कैपिटल रिजर्व में। अब कैपिटल रिजर्व भैया ये कहां से आया, तो वही वाला पॉइंट है कि यार जाहिर सी बात है यहां पर जब मैं रहा हूंगा तो कुछ मुझे नहीं मिला, और जब मैं यहां रहूंगा तो कुछ मिला। ठीक है, तो यानी कि कुछ ना कुछ मुझे एडवांटेज हुआ। अगर कुछ ना कुछ मुझे एडवांटेज हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है,
अब यहां पर कंडीशंस है, एक एक कंडीशन स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए पहला केस है, ठीक है, आपके पास 3000 शेयर्स थे, लेट सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपके पास 3000 शेयर्स थे, ठीक है, 3000 शेयर्स आपने फॉरफिट किए जिन पर यहां पर आपको 6000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, कितने मिल रहे हैं 6000, यानी 3000 शेयर्स जो आपने फॉरफिट किए उस पे आपको टोटल 6000 रुपए मिले। पहला केस कि भाई 3000 के 3000 आपने रीइश्यू कर दिए, पार पे किए, तो भैया यहां तो कुछ आया ही नहीं, तो कोई भी अनपेड अमाउंट नहीं है, जो भी आपको ये शेयर फॉरफीचर मिला ये पूरा का पूरा आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो मैं यहां पे फर्स्ट केस ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, और यहां पे कितना चला जाएगा 6000 चला जाएगा भैया, यहां पे कितना चला जाएगा 6000 चला जाएगा, फर्स्ट केस, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या होगा कि लेट सपोज जब मैं रीइश्यू कर रहा हूं तो मैं इस स्टेज पे हूं, किए तो मैंने 3000 ही है, पहले केस में मैंने 3000 रीइश्यू किए, दूसरे केस में भी मैंने 3000 रीइश्यू किए, लेकिन 1 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए लेट सपोज तो यहां 300 रुपए मेरे फॉरफीचर में आ गए जो कि नॉट रिसीव्ड है, जो कि नॉट रिसीव्ड है। तो ऐसे केस में आपको यहां पर क्या करना पड़ता है, जो पहले स्टेज में फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर था, जो फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर था 6000 रुपए, उसमें से माइनस करना पड़ता है जो रीइश्यू वाले में शेयर फॉरफीचर है, यानी 300 जो नॉट रिसीव्ड है। तो अब जो आपके पास पैसे जाएंगे वो 5700 जाएंगे। तो यहां पर सेकंड स्टेज में आपके पास कितना अमाउंट जाएगा 5700, ठीक है। अब थर्ड केस, आपने इशू तो आपने फुल किया, ठीक है, और प्रीमियम पे मतलब रीइश्यू फुल किया प्रीमियम पे, तो जाहिर सी बात है भैया कोई भी नॉट रिसीव्ड अमाउंट है ही नहीं, तो आपके पास जो रिसीव्ड अमाउंट है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका यहां पे शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा थर्ड केस में। तो वापस 6000 रुपए, यानी हमने क्या सीखा कि भैया अगर पहली एंट्री में फॉरफीचर के समय जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है और रीइश्यू के समय अगर कोई शेयर फॉरफीचर है वो नॉट रिसीव्ड दिखा रहा है, तो इस वाले फॉरफीचर में से ये नॉट रिसीव्ड वाला फॉरफीचर अमाउंट माइनस करेंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। भैया ये तो बड़ा सिंपल है, हाँ बिल्कुल सिंपल है। अब ट्विस्ट कहां आएगा, वो जो फॉर्मूला लिखा था वो कहां लगेगा, तो वो देखिए कि अगर भैया सवाल में थोड़ा सा नमक मिर्ची टपक से डाल दिया मैंने तो क्या होगा। तो देखिए अब मैंने कहा कि देख फॉरफिट तो हमने 3000 शेयर्स का ही किया, ठीक है, 3000 शेयर्स का ही किया, अमाउंट यही है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल दिया कि रीइश्यू के समय अब मैंने सिर्फ 2000 शेयर्स ही रीइश्यू किए। अब क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 6000 वैल्यू है कितने शेयर्स पर है 3000 पर है। अगर आप अभी 2000 कर रहे हो तो 1000 बाद में करोगे, तो इस 2000 शेयर्स पे आपको एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, इस 2000 शेयर्स पे एक्चुअल अमाउंट आपको कितना रिसीव हुआ इसको निकालना पड़ता है, इसीलिए वहां लिखा हुआ था फॉर्मूला। तो अब देखिए चौथा पॉइंट जो फॉर्मूले का है, ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है जो भी अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर है उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, जो भी आपने रीइश्यू किया, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, इससे आप डिवाइड करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अभी इसको ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं, अभी इसकी आगे कहानी में बताता हूं, एक और फॉर्मूले में कुछ जुड़ेगा। तो यानी ये मैं समझ गया। अब पहली स्टेज में मैं गया भैया 3000 पे, अब मैंने 2000 रीइश्यू किए, यानी मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी, तो मैं यहां वर्किंग कर लेता हूं। तो अगर मैं यहां पे इसकी वर्किंग करता हूं तो क्या होता है, अमाउंट भैया 6000 था, ये जो 6000 मुझे पहली एंट्री में यहां पर जो मैं एग्जांपल में रिसीव ले रहा हूं वो 3000 शेयर के ऊपर है, तो 2000 शेयर के ऊपर कितना है, तो भैया 6000 इंटू रीइश्यू कितना हो रहा है 2000, तो 2000 अपॉन कितना कर दूं 3000, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने थे 3000 थे। अगर यहां पे वो 2500 कहता तो 2.5 ऊपर 3 नीचे, क्या भैया फॉरफिट किया 3000 उससे ज्यादा रीइश्यू हो सकता है, कैसी बात कर रहे हो भैया, सब ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि भाई जितना फॉरफिट किया वही तो रीइश्यू होगा, उससे ज्यादा कैसे हो सकता है रीइश्यू? तो उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। या तो 3000 होगा, तो उसका तो केस अभी हमने देख लिया, 3000 होंगे तो कितना होगा? उससे कम होगा तो जो भी रीइश्यू होगा वो ऊपर, और जो मैक्सिमम है वो मतलब जो शेयर फॉरफिट किया वो नीचे, और जो अमाउंट आपकी पहली एंट्री में शेयर फॉरफीचर है वो यहां पर। अब इसको कैलकुलेट कर लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये यहां से कटेगा तो 2000। अब इसको आप इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 4000। यानी कि अगर 2000 शेयर आप रीइश्यू कर रहे हो तो आपका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट 4000 रुपए आ रहा है। ठीक है, अब पहला केस, अब मैंने देख लिया अमाउंट कितना आ रहा है, 4000 आ रहा है। पहले केस में कहीं पे भी कोई शेयर फॉरफीचर नहीं है, अनपेड अनरिसीव्ड वाला, तो भैया यहां पर 4000 लिख दोगे आप। ठीक है, एंट्री, चलो यहां पे मैं ब्लू कलर से एक बार और एंट्री कर देता हूं। ठीक है, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। ठीक है, तो एंट्री तो यही आएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री तो यही आएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत आएगी अब अमाउंट में। तो पहले केस में अब देखिए फॉरफिटर का अमाउंट कितना आ रहा है? 4000 आ रहा है। यानी कि अगर किसी ने 2000 शेयर ही रीइश्यू किए तो वही वाला अमाउंट आपको चाहिए, उतने ही हिस्से का शेयर फॉरफीचर चाहिए। भैया बाकी 2000 का क्या होगा? तो वो जब हम 1000 बचे हुए 1000 रीइश्यू करेंगे तब यूज होगा। ठीक है, वो उस टाइम पे यूज होगा। अभी आपने 2000 रीइश्यू किए तो आपको 2000 के बेसिस पे शेयर फॉरफीचर का अमाउंट निकालना पड़ेगा, जो कि 4000 आ गया। ठीक है, अब आपने इधर देखा, इधर पे तो भैया पार है, पहला केस कौन सा है? पार का है, तो भैया अब यहां पर 4000 जाएगा, क्योंकि माइनस होने के लिए कुछ है ही नहीं, माइनस होने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर अब आते हो आप सेकंड केस में। भैया अगर इस केस में 1 रुपया है, 1 रुपया है, तो आपने कितने शेयर इश्यू किए हैं? 2000 इंटू 10, 20000, यहां पे 18, तो यहां पे आपका 200 रुपया आएगा, है ना? इस बार आपका कितना आएगा? 200 रुपये। 3000 पे 300 निकालता, मान लो एग्जांपल 2000 पे 200 आया। अब शेयर फॉरफीचर 200 आया तो क्या करें? तो देखिए इसी फॉर्मूले में ऐड होता है, माइनस शेयर फॉरफीचर अमाउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। रीइश्यू के समय जो शेयर फॉरफिट हुआ है उसको माइनस कीजिए। तो 4000 तो हमने निकाला, अब इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ा दिया, तो इसमें से माइनस कर दिए 200 रुपए, क्योंकि अगर केस ये वाला आ गया, अगर केस ये वाला आ गया तो 200 रुपए भैया नॉट रिसीव्ड हैं, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो ऐसे केस में आपको, सेकंड केस में आपको यहां 3800 रुपए लगेंगे। डन। अब भैया अगर प्रीमियम का केस हो, कोई शेयर फॉरफीचर नहीं आया, तो आपको फिर ये माइनस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, 4000 ही आएगा। तो यानी कि यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4000 आएगा, 4000 आएगा, बस खत्म शेयर फॉरफीचर। इतनी सी ही बात है, इतना ही है। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर ये वाली एंट्री होती है कि जब मैं रीइश्यू करता हूं उस टाइम पे 9 ही मांगता हूं, 10 में रीइश्यू किया 9 मांगा, 10 पे इश्यू किया 8 मांगा, तो बचे हुए 2 रुपए नॉट रिसीव्ड में शेयर फॉरफीचर के नाम से आएंगे। बस यही कंफ्यूजन आती है कि भैया यहां शेयर फॉरफीचर है, यहां भी शेयर फॉरफीचर है। तो आपको यह ध्यान रखना है, यहां पे जो शेयर फॉरफीचर है, जो पहली एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट वाली, उसमें जो शेयर फॉरफीचर है वो रिसीव्ड का अमाउंट है। हमें उस आदमी से कितना पैसा मिल चुका था जो फेल हुआ, जब मैंने उससे शेयर लिए तो उसने मुझे कितने पैसे दे दिए थे। यहां पर जो शेयर फॉरफीचर है, रीइश्यू करते समय कौन से पैसे मुझे नहीं मिल रहे, डेबिट है ना, क्रेडिट इनकम, डेबिट एक तरीके का लॉस है। ठीक है, तो इसको इनमें से माइनस करना होता है, फिर जाके बाहर आंसर आता है। बस अगर आपने रीइश्यू के टाइम शेयर्स कम रीइश्यू किए हैं, 2000 शेयर्स किए हैं, तो यानी कि आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी कि भाई 3000 शेयर्स थे तो 6000 रिसीव हुए, 2000 शेयर थे तो कितने हुए, उसके लिए फॉर्मूला लगाइए। आगे अब तो आप 4000 बोल ही सकते हो, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, और यहां पर नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, ये पहली एंट्री का है, ये बात याद रखिएगा। यहां पर लिख देता हूं मैं, अलग कलर में लिखूं, ब्लू कलर में, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंट्री। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, ओके, वरना पता चला आपने सेकंड रीइश्यू की वहां पे यहां लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हमने 4000 निकाल लिया, फिर क्या करना है भैया, वही अगर पार है
तो ठीक है 4000 चल जाएगा क्योंकि कुछ आया गया नहीं है। अगर भैया जी पार नहीं है तो फिर यहां पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए प्रीमियम है तो भी बात तो भैया 4000 ही जाएगा। अब एक सवाल जरूर आ सकता है कभी कभी आपके मन में कि भैया अगर किसी ने कह दिया 9 कॉल्ड अप 9 पेड अप, तो ये क्वेश्चन आता है कई बार रीइश्यू में 9 पेड अप 9 कॉल्ड अप 9 कॉल्ड अप 9 पेड अप, तो इसका मतलब कि 9 मांगे तो 9 गए, तो नो फेयर फीचर। हो सकता है आपने सोचा कि यार 10 क्या मांगे, 9 ही मांगते हैं, 9 ही मिल गए, तो कोई फोर फीचर नहीं आएगा। ये छोटी छोटी लैंग्वेज तो आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैपिंग है, इसके अलावा इसमें कहीं कुछ भी नया कुछ भी टफ नहीं है। इससे पहले वाले में वर्किंग मैंने आपको समझा दी थी, बस कर लीजिए यार, फिर क्वेश्चन बने तो पूछ लीजिए, अगर ना बने तो पूछ लीजिए। पर जो छोटे छोटे होते हैं ना 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, वो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, प्लीज उनको जरूर कीजिए। 6 नंबर का पक्का आता है और में भी, तो बहुत ज्यादा चांसेस है उसके आने के। ओके चलिए फिर ये हमारे पास खत्म। अब जो हमें लास्ट में कहना क्या बोलना है, थैंक यू फॉर सो मच लव एंड अपनी स्टडी करते रहिए, क्योंकि अब समय नहीं है वेस्ट करने का या डिस्ट्रैक्ट होने का। फिर लास्ट में जो मोटो है, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स, क्योंकि पढ़ाई स्माइल के साथ करनी है, टेंशन लेके नहीं करनी, क्योंकि टेंशन लेके करेंगे तो बोझा लगती है, और बोझा कुछ नहीं है बॉस, पढ़ाई में भी मजा है। मार्क्स आते हैं तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। एंड कीप स्माइलिंग बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबॉडी। टाटा बाय बाय।